आज की वीडियो में आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 6 ऑफ सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम सहजान। तो चलिए समझते हैं इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज और इन्होंने क्या वो स्पेशल किया जिससे कि उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6 अचीव किया है इन सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सहजान हमारे यूट्यूब चैनल पे। Thank you so much for introducing me, Samir. And I'm very glad to be a part of your YouTube channel. थैंक यू सो मच सहजान, आपने हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट करा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आया हुआ आप इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले तो सहजान हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये ऑल इंडिया रैंक की जो खुशी है ये कैसी रही है आपके आपके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक अचीव करने के बाद। लाइक CS एग्जीक्यूटिव में अचीव नहीं हुआ था, बट CS प्रोफेशनल में आके अचीव हो गया, एंड वो भी ऑल इंडिया रैंक 6। तो सिंगल डिजिट रैंक आने पे जो कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं, फैन फॉलोइंग्स बढ़ती है, एंड रिकॉग्निशन अवार्ड्स मिलते हैं इतने सारे, एंड इतने सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, फिर इतने सारे जो फ्रेंड्स लोग हैं पूछते हैं कि कैसे आपने प्रिपेयर किया था, अपने स्ट्रेटेजीज बताओ। सो यस, अच्छा लग रहा है। अभी CS नाम के आगे लग गया है प्रीफिक्स। ये ऑब्वियसली ये जो सीएस नाम के आगे प्रीफिक्स लगना ये बहुत बड़ी फीलिंग है। तो वेल, तो फैजान जैसा कि मैं आपकी पास्ट इस चीज़ के बारे में देख सकता हूँ, तो आपने सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल ग्रुप्स एंड फर्स्ट अटेम्प्ट सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन ऑल इंडिया रैंक, वाह। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है आगे? एज मतलब अभी हो गया तो ऑल इंडिया रैंक आ गई सीएस प्रोफेशनल में, तो हम आगे क्या सोच रहे हैं आप? अभी करंटली तो मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, एंड मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं लास्ट ईयर में हूँ। सो मेरा प्लान है कि जब मेरा हो जाएगा ग्रेजुएशन एंड उसके बाद मैं LLB के लिए इनरोल कराऊंगा, एंड MHCT जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं अपियर करूंगा अप्रैल में। ग्रेट, मतलब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले सीएस प्रोफेशनल क्लियर कर लिया इन सिंगल अटेम्प्ट, दैट इज अ ग्रेट यस। अचीवमेंट। अभी फिर अब ये पोस्ट क्वालिफिकेशन जो सफर रहा है आपका कैसा रहा है? मतलब अभी आर्टिकलशिप कैसी रह रही है और वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें। यस, आर्टिकलशिप में लिस्टेड कंपनी से कर रहा हूँ, जो MNC कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। सो एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, वर्किंग कल्चर अच्छा है। एंड लाइक जो हम पढ़ते हैं थियोरिटिकल लाइफ में, लाइक कंपनी लॉ के जो हम पढ़ते हैं, डायरेक्टर्स का पढ़ते हैं, मीटिंग्स का पढ़ते हैं, सेबी LODR में जो कंप्लायंसेस पढ़ते हैं, देन वही चीज को हमें क्या होता है आर्टिकलशिप में प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है। सो यस, थियोरिटिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एंड उसको फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करना इज डिफरेंट। हाँ सही बात है, जो भी हम जो प्रैक्टिकली पढ़ते हैं और करते हैं उसमें और जो हम बुक्स में पढ़ते हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम। तो फैजान यस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आज मिले हैं। तो आप शेयर करना चाहेंगे कि अपनी रिवीजन स्ट्रेटजीज अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज कैसी रही थी जब आप सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में थे और आप एग्जाम्स के पहले अपियर करने वाले थे। सो मैंने अपना स्ट्रेटेजी मेरी ये थी कि मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया था। सो दिसंबर से लेके मार्च मैंने 4 मंथ्स अपने लेक्चर्स कंप्लीट किया, एंड देन अप्रैल एंड मई में 2 मंथ्स मैंने सेल्फ स्टडी किया था। सो सेल्फ स्टडी के टाइम पे मेरा जो टाइम था लाइक पढ़ने का, अप्रोक्स 10 to 12 आवर्स का होता था, एंड उसमें मैं अपने नोट्स लाइक हैंड नोट्स हो गए, चार्ट्स वगैरह हो गए, क्लासेस के नोट्स हो गए, उसको रेफर करता था इंस्टेड ऑफ मॉड्यूल। एंड जब मेरा लेक्चर के टाइम पे भी, मैंने लेक्चर के टाइम मेरा था कि 9 to 10 आवर्स के लेक्चर रहते थे। सो 9 to 10 आवर्स के लेक्चर के बाद 3 to 4 आवर्स का होता था सेल्फ स्टडी। बट लेकिन जब लास्ट ईयर 2 मंथ्स थे मेरे पास, तो वो टाइम मैंने 10 to 12 आवर्स का किया था। Great। तो सेजान जैसा कि आप जानते हैं अभी एक बहुत ही रीसेंट मतलब टॉपिक चल रहा है जब आईसीएसआई के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने वेबिनार में बोला कि हमको ये पढ़ने की जरूरत है एंड ये सब कुछ। तो आपके क्या व्यूज हैं उसके ऊपर? और आप जैसे एक बहुत पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो गया है स्टूडेंट्स के बीच में एग्जाम्स के पहले, तो आप क्या उसको एडवाइस करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो अभी अपियर करने वाले हैं फॉर दिसंबर 23 या फिर जून 24? सो मैं तो ये स्टूडेंट को एडवाइस करूंगा कि जो फर्स्ट है वो अपना मॉड्यूल को बेस रखे, एंड चेक करे कि जो मॉड्यूल में जो कंटेंट है क्या वो क्लासेस के नोट से कंपेयर करके पूरा सफिशिएंट है या नहीं है। अगर क्लासेस के नोट्स में वो कंटेंट नहीं दिख रहा, तो देन वो क्लासेस के नोट्स को रेफर नहीं करते, वो मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं। बिकॉज जो प्राइम कंटेंट होता है, जो पेपर जिससे सेट होते हैं एंड जिससे पेपर बनते हैं, जो हमारा गाइडलाइन आंसर ड्राफ्ट होता है, मॉड्यूल होता है। सो मॉड्यूल को और प्लस जो सप्लीमेंट जो अमेंडमेंट्स ICSI इंस्टीट्यूट देता है लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ्स पहले, सो वो अमेंडमेंट्स को और प्लस मॉड्यूल को बेस बना के पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को। बाकी जो केस लॉज वगैरह हो गया, चार्टर्ड सेक्रेटरी, वो एडिशनल है। अगर टाइम परमिट कर रहा है या उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो वो रेफर कर सकते हैं, बट जो प्राइमरी जो बेस है वो आपका मॉड्यूल और आपके सप्लीमेंट्स है। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दी थी वो बहुत एक्सट्रीम दे दी थी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल के साथ स्ट्रिक्ट होकर रहना है और अगर टाइम परमिट कर रहा है देन वी हैव टू गो विद द चार्टर सेक्रेटरी एंड जो भी स्टूडेंट जनरल है। जैसा कि मैं आपका पास रिकॉर्ड देख सकता हूँ सैजान, आपने ऑल इंडिया रैंक 6 इन सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है। तो क्या क्या स्ट्रेटजी आप डिफरेंटली यूज करते हो जिससे कि आप इतने अच्छे स्कोर्स कर पा रही हो इन दिस प्रोफेशनल कोर्स? बेसिकली क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पे, एंड राइटिंग प्रैक्टिस पे इतना नहीं ध्यान देते। तो बिकॉज मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन मैं उसको राइटिंग प्रैक्टिस में अप्लाई करूँ कि मैं उसको आंसर कैसे लिख रहा हूँ, लाइक मैं आंसर कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे एंड कर रहा हूँ। सो राइटिंग प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी मेरे लिए, जब जिससे मेरे को रैंक अचीव हुआ, बिकॉज मैंने आंसर लिख दिया था
बिकॉज मेरा इससे आंसर लिखने से मेरे टाइम पे पेपर कंप्लीट भी हुए। एंड सेकंड जो आंसर का फॉर्मेटिंग था, लाइक किस कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपको एंड करना है, देन फॉर्मेटिंग भी मेरा क्लियर था। और आंसर लिखने से आपका प्रेजेंटेशन काफी इंप्रूव होता है कि आप किस वे में आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, अपना कैसे आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रहे हो, कैसे आप एग्जामिनर को प्रेजेंट कर रहे हो ताकि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो आपके आंसर की तरफ। तो आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड सेकंड जो था नोट्स मेकिंग। आपका जो मॉड्यूल है वो आप एक दिन पहले रेफर नहीं कर सकते, बिकॉज वो काफी लंबा होता है, काफी बड़ा होता है, इतने सारे पेजेस पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और वो सिस्टम ही नहीं है मॉड्यूल पढ़ने का क्लास में। सो इसलिए आपके पास एक सफिशिएंट नोट्स होना चाहिए, लाइक इसमें हर कंटेंट रहे, बट शॉर्ट में समरी वे में रहे, लाइक चार्ट हो गया आपका, चार्ट्स, डायग्राम्स, माइंड मैपिंग हो गया। सो नोट्स मेकिंग भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी मेरे लिए टू रेफर द एंटायर मॉड्यूल एट वन डे बिफोर द एग्जाम। एंड थर्ड था कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, लाइक मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीजों को अवॉइड किया। देन मैंने उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करा पूरा, मैंने 1 मंथ 10 डेज इसको पूरा अवॉइड किया था। ग्रेट। बहुत सही बात बोली आपने सुजान। अगर किसी भी एग्जाम को हमें क्रैक करना है तो हमारे पास कंसिस्टेंसी और हमारी प्रॉपर प्लानिंग तो होनी ही यस। चाहिए। तो सुजान, क्या आप बताएंगे कि आपने किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखी थी, कि आपको कब कितने टाइम पहले आपको अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने थे, रिवीजन को आपको कितना टाइम देना था, एंड ये सब आपने किस हिसाब से प्लान करा था? और जिससे कि आप ये बताएंगे तो आगे ये वीडियो देखने वाले व्यूअर्स को भी हेल्प रहेगी। यस। सो बेसिकली मैंने अपना CS प्रोफेशनल दिसंबर से स्टार्ट किया था। सो दिसंबर से लेके मैंने मार्च एंड तक, 31 मार्च तक अपने लेक्चर्स कंप्लीट किया 4 मंथ्स में। एंड आफ्टर दैट लास्ट के जो 2 मंथ्स थे, अप्रैल और मई का, देन मैंने वो टाइम पे सेल्फ स्टडी करा। और सेल्फ स्टडी के टाइम पे मेरा टाइम था कि 10 to 12 आवर्स का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। एंड जब मेरे लेक्चर चल रहे थे, लाइक 4 मंथ्स लेक्चर थे मेरे, सो लेक्चर मेरे 9 to 10 आवर्स के अप्रॉक्स होते थे। सो लेक्चर के टाइम पे मैं 3 to 4 आवर्स करता था स्टडी। एंड जब मेरे लेक्चर्स कंप्लीटली वाइंड अप हो गए पूरा अप्रैल और मई में, देन 2 मंथ्स में मैंने 10 to 12 आवर्स का किया था सेल्फ स्टडी। तो सुजान, 10 to 12 आवर्स डेली, इसके पीछे का सीक्रेट क्या रहा है कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी को किस हिसाब से मेंटेन करा है? 10 to 12 अगर आप सोचते हो कि पढ़ना है इतना, लाइक, तो टाइम काफी ज्यादा है, बट आप ये सोचो कि अगर आप 10 to 12 आवर्स अगर आप अभी कर देते हो, तो बाकी जो आगे का टाइम रहेगा आपका वो अच्छा रहेगा। लाइक मेरा था कि अभी यार 10 to 12 आवर्स अगर मैं दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को एक बार ही देना पड़े, फिर से मेरे को अटेम्प्ट देना ना पड़े। बिकॉज अगर आप अभी 4 घंटे पढ़ रहे हो, फिर आपका क्लियर नहीं होगा, फिर दूसरे अटेम्प्ट में फिर से आप 4 घंटे पढ़ोगे, फिर से क्लियर नहीं होगा, फिर आप 4 घंटे पढ़ोगे, तो ऐसे ही 12 आवर्स तो आप 3 बार दे रहे हो। सोचा 12 आवर्स को 3 बार देने से अच्छा आप एक बार ही 12 आवर्स को दो और उसको फिर एग्जाम अपना क्लियर कर दो। और टाइम जो है 12 आवर्स देना या 4 आवर्स देना इज नॉट अ थिंग। आप कितने प्रोडक्टिव हो, लाइक अगर आप 4 घंटे में अगर आप इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो, तो वो भी अच्छी चीज है। कोई 12 आवर्स में करता है, कोई 4 घंटे में करता है, कोई 8 घंटे में करता है, कोई रैंक होल्डर 16 घंटे में आके रैंक 1 लाता है। सो डिफरेंट करता है हर स्टूडेंट का। एंड जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, तो आप ये इंश्योर करो कि जो आपका मोबाइल है वो स्विच ऑफ कर दो, बिकॉज मैंने भी स्विच ऑफ किया था। इसलिए मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स आ रही है, सो फिर वो पढ़ने नहीं होता है। सो इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप मोबाइल से दूर रहो, लैपटॉप कंप्यूटर से दूर रहो, खाली अपनी बुक को लेके बैठो जिस बुक से आपको पढ़ना है, एंड फिर उसको रेफर करो पूरा एंड ऑफ द डे तक का। बात है सजान, ये फोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ये जैसे हमारे लिए बहुत बड़ा इंपावरमेंट है, उसके साथ साथ ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस को भी लेके आता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर द यस। स्टूडेंट्स कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया जाए। ठीक है। सजान, अगर आप एक चीज़ हाईलाइट करना चाहें कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में उसने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और आपको गुड स्कोर करने में बहुत हेल्प करी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका मोटिवेशन। लाइक अगर आप किसी चीज को फेस करते हो, देन आप उसको रियलिटी से आप देख सकते हो। लाइक मेरा जब एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट था, सो मेरे को 3 मार्क्स से जो था मेरा रैंक मिस हो गया था, आई गॉट 443, एंड जो लास्ट रैंक था वो 446 पे आया था। सो मेरे को रियलिटी से लगा था कि यार 3 मार्क्स से रैंक, थोड़ा मैं और मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को रैंक मिलता। सो इसलिए ये चीज से मेरे को 3 मार्क्स ने मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेट किया कि अब तो मेरे को रैंक लाना ही लाना है CS प्रोफेशनल में। सो बिकॉज एक बार मैंने फेस कर चुका था वो चीज। ग्रेट सजान, मतलब आपने एक तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करके बहुत ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके आपने उसको एज अ अलग तरीके का मोटिवेशन लिया और आपने रैंक सिक्योर किया। यस। तो सेजान, क्या आप ये बताना चाहेंगे कि किस हिसाब से, मतलब एक जब सीएस प्रोफेशनल का स्टूडेंट जो ऑल ग्रुप्स के लिए अपियर कर रहा है तो उसको अपने लेक्चर्स कितने टाइम पहले कंप्लीट कर देने चाहिए और रिवीजन को कितना डेडिकेटली कितना टाइम देना चाहिए? ओके। सो अगर आप ऑल 3 ग्रुप्स के लिए अपियर करने जा रहे हो CS प्रोफेशनल का, लाइक अभी ओल्ड सिलेबस में 3 ग्रुप्स है, न्यू में 2 ग्रुप्स है। सो अगर आप ऑल ग्रुप्स के लिए प्लान करो, सो बेसिकली आपका सिलेबस 2 मंथ्स पहले हो जाना चाहिए, एंड आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स तो मिलना ही चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। बिकॉज 2 मंथ्स में आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करना रहेगा आपको, एंड रिविजन करना रहेगा आपको, नोट्स बनाने के रहेगा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करना होगा। सो 2 मंथ्स आई थिंक सफिशियंट है फॉर ऑल ग्रुप्स। अच्छा।
तो सेजान, जैसे अभी एग्जाम्स को सिर्फ 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या उन स्टूडेंट्स को सेलेक्टिव स्टडीज के लिए जाना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज आप पहले ये इंश्योर करो कि आपका सिलेबस एटलीस्ट वन टाइम पूरा हो जाए। इवन वो इंपॉर्टेंट नहीं हो, लाइक अगर आप सी कैटेगरी में देखो तो सी कैटेगरी में चैप्टर आते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट फिर भी आप एक बार उसको रीडिंग करो। एग्जाम में जब आप पढ़ोगे लाइक वन डे बिफोर, तब आप उसको सिक्वेंशियल पढ़ सकते हो, like पहले ए कैटेगरी कंप्लीट करो, देन बी कैटेगरी, देन सी कैटेगरी। आप एग्जाम के एक दिन पहले सीक्वेंस में स्टडी कर सकते हो, बट ये टाइम जो है अगले अक्टूबर नवंबर, आप पूरा कंप्लीट करो, लाइक एक रीडिंग भी कर लो, देन आप सीक्वेंस में करो, चलेगा उसको। का मतलब सेजान, आप ये कहना चाहते हो कि रिवीजन के टाइम पे आपको एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है, एक बार तो आपको इन डेप्थ यस, स्टडी करनी ही चाहिए। ठीक है। यस, यस, एग्जैक्टली। फैजान, एक बहुत मेजर कंसर्न आता है स्टूडेंट्स का, पढ़ तो रहे हैं बट याद नहीं हो रहा है। तो आपने इस चैलेंज को कैसे फेस किया था और इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाई थी? जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनको याद नहीं हो रहा, सो उनको पहले ये एनालिस करना चाहिए कि वो किस नोट से पढ़ रहे हैं, लाइक मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, क्लासेस के नोट्स को रेफर कर रहे हैं, या वो अपने खुद के नोट्स को रेफर कर रहे हैं। अगर वो मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं अगर फिर भी उनको याद नहीं हो रहा, सो इवन फट फट से लाइक इमीडिएट बेसिस पे उनको नोट्स को चेंज करना चाहिए और किसी फैकल्टी के नोट्स, समरी नोट्स, चार्ट नोट्स को रेफर करना चाहिए। लाइक इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वो अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक मॉड्यूल के कीवर्ड्स को हाईलाइट करके अपने सेपरेट नोटबुक में लिख देना, मॉड्यूल का जो हाईलाइटर से नोट्स को, कीवर्ड्स को हाईलाइट करके अपनी बुक में लिखना, देन उसको बार बार रीड करना। बिकॉज क्या होता है कि आपको यहाँ पे याद नहीं करना है, जो पेपर आपको आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल बेसिस पे आ रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड यू नीड टू गिव द आंसर टू द इंस्टीट्यूट। पेपर ऐसे ही बन रहे हैं, एमसीएस का पेपर पूरा जो था कॉन्सेप्चुअल बेस पे था, और जीआरएमसी का पेपर कॉन्सेप्ट पे था, तो और ऑडिट का पेपर सेम कॉन्सेप्ट पे था, आरसीडी पूरा केस स्टडी आता है। सो पेपर में आपको याद नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ डूइंग रेक्टाफिकेशन लाइक कुछ भी याद करने के अलावा आप अपने माइंड को अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट को समझो, और जो भी कीवर्ड्स लाइक सेक्शंस हो गया, फॉर्म नंबर्स हो गए, रूल हो गया, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है, डिसाइडेड जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, उसको हाईलाइट करके सेपरेट नोटबुक में लिख दो, ताकि आप एटलीस्ट वन डे पहले आप इसको रिकॉल करके जाओ और आप अपने ओन वर्ड्स में सेंटेंस को फ्रेम करके लिख सको। तो मैंने भी अपने नोट्स को प्रिपेयर किया था, समरी नोट्स को, और वहां से मैंने कीवर्ड्स देख लिया था, और बाकी सेंटेंस तो मैंने खुद से फ्रेम करके टेस्ट दिया था, तो उससे सेंटेंस फ्रेमिंग मेरा हो गया था। ओके, ग्रेट। मतलब आपने हर चीज़ को बहुत प्रॉपरली प्लान करा था और उसको ही एग्जीक्यूट किया एंड यस, रिजल्ट आपके सामने है। तो सेजान, एक और बहुत यस। मेजर डाउट है स्टूडेंट्स का। जैसे कि आपने ऑल ग्रुप्स के लिए अपेयर किया है तो आपने वो प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा। कहते हैं स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें एक दिन का गैप चाहिए एग्जाम्स में, और आपको भी वो गैप नहीं मिला था। तो वो एग्जाम के टाइम में माइंडसेट अपना कैसा होना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट जो अपियर कर रहा है फॉर द सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम, जहाँ पे उसके पास एक दिन का भी गैप नहीं है? यस, बेसिकली क्या होता है, अगर आप ऑल थ्री ग्रुप्स के लिए अपियर करते हो तो टाइम गैप नहीं होता, सिर्फ आपको एक पेपर के लिए छुट्टी मिलता है, वो भी एडवांस टेक्स्ट के लिए या फिर कभी सीआर के लिए ही मिलता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, सो आपके पास इसलिए नोट्स रेडी होना चाहिए। अगर आपने जीआरएमसी का पेपर देखा है और नेक्स्ट पेपर आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट का है, सो यू शुड हैव, सेक्रेटेरियल ऑडिट में टोटल 20 चैप्टर्स है, तो आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप हाफ डे में पूरा 20 चैप्टर्स कर सको। सो इसलिए आपके पास एक प्रॉपरली नोट्स होने चाहिए, ताकि आप फटाक से इमीडिएट बेसिस पे क्विक वे में सारे कीवर्ड्स को, सारे पॉइंटर्स को, सबको रिवाइज कर सको। ओके। मतलब आप स्टूडेंट्स जो नोट्स बनाते हैं अपनी फर्स्ट स्टडीज के टाइम पे, उनको एग्जाम वापस से जब एग्जाम में रिवीजन के लिए सिर्फ उसे ही रेफर करना चाहिए, रदर टू रेफर अ बुक और ऑथर, और मतलब या आईसीएसआई मॉड्यूल कुछ भी? यस, अगर उनके नोट सफिशिएंट है, अगर प्रॉपरली कीवर्ड्स वगैरह लिखा है, उन्होंने सब कंटेंट को कवर किया है, देन उनको डेफिनेटली उनके नोट्स पे रेफर करना चाहिए। ओके सेजान, अब सेजान जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे आईसीएसआई के प्रेसिडेंट ने 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देने के लिए अनाउंस करा हुआ है। तो एक स्टूडेंट जो दिसंबर या जून में अपियर कर रहा है, तो उस 15 मिनट को एक स्टूडेंट को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि वो अपने एग्जाम्स में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा? अगर आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे, सो आप है ना इस टाइम में क्वेश्चन पेपर को पूरा, एक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का पूरा रीड करना, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे, और जो भी लाइक आपको कीवर्ड्स मन में याद आ रहे, लाइक पॉइंटर याद आ रहे, तो आप पेंसिल से आप साइड में लिख सकते हो, इसका पॉइंटर ये, इसका पॉइंटर ये, ताकि आप बाद में उसको सेंटेंस को फ्रेम करके लिख सको। सो प्रॉपरली रीड करना, क्वेश्चन पेपर को आराम से रीड करना, कुछ भाई मत करना, लाइक पूरा 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ा नहीं यार छोड़ दिया, पूरा फर्स्ट लाइन पढ़ना, सेकंड लाइन पढ़ना, थर्ड लाइन पढ़ना, पूरा लास्ट तक का पढ़ना। फिर भी नहीं यार, दो दो टाइम रीड करना, बिकॉज ऐसा नहीं हो कि पूरा बाहर से आ रहे पर, पेपर तो आपका मॉड्यूल से आने वाला है, पेपर बाहर से नहीं आएगा। खाली आपको बस को कामली शांति से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझने के कि किस चैप्टर से दिया है, चैप्टर से दिया, फिर किस टॉपिक से दिया है, किस टॉपिक के सब टॉपिक से दिया है, आपको उसको फाइंड करना है। अगर आपने ये फाइंड कर लिया कि चैप्टर कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कौन से टॉपिक से है, तो आप उसको अटेंड कर सकोगे। ओके।
इसका मतलब वो जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होंगे वो बहुत ही क्रूशियल प्ले करेंगे, और स्टूडेंट्स को यस, उसमें ही सब कुछ प्लान करना पड़ेगा कि उन्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा पहले करना है, और उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है। यस एग्जैक्टली। तो सेजान, पहले तो मैं आपको फिर वापस से एक बारी कॉन्ग्रेचुलेशंस करना कहना चाहूँगा फॉर योर अचीवमेंट। आपने ऑल इंडिया थैंक यू रैंक सो से अचीव किया मच। हुआ है। अब आप जैसे कि आप अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री में स्कोप नहीं है फॉर द सीएस? क्योंकि ये मार्केट में बहुत बड़ा रूमर फैला हुआ है कि सीएस के लिए स्कोप नहीं है, तो क्या आपको कैसा लग रहा है कि क्या सीएस के लिए स्कोप है या नहीं? सीएस के लिए बहुत स्कोप है, बट ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर नॉलेज कितना है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप फ्रेशर सीएस बनते हो, तो बहुत लोग क्या होता है कि 10,000 15,000 में एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ फ्रेशर सीएस। सो यू नीड टू अप्लाई योर नॉलेज, कि आपकी नॉलेज कितनी एक्सटेंड तक जाती है। क्या आपकी नॉलेज सिर्फ 10,000 तक ही है, क्या आपकी नॉलेज 1 लाख तक है, तो डिपेंड करता है। इसका बाकी मतलब स्कोप कि काफी है सीएस के अंदर। इसका मतलब सेजान की वैल्यू डिग्री की नहीं है, वैल्यू आपके नॉलेज की है, और कंपनी आपको पे आपके नॉलेज के लिए यस, देगी। यस आपने कितना नॉलेज गेन किया, प्रैक्टिकल आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपको थियरी, कितना आपका इंटरप्रिटेशन स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, तो इसके बेसिस पे। ओके ओके सेजान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, और शायद से आपका ये इंटरव्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। तो थैंक यू सो सेजान, थैंक यू मच। सो मच। वेलकम।